हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अभी जैसे मैंने कुछ सर्वेस देखे थे, उसमें कुछ माइग्रेशन भी हमने देखा कि नर्सिस का माइग्रेशन एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स ज़्यादा है टू फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया से। तो आपको लगता है कि सैलरी उसमें से एक फैक्टर है मेजर? हाँ, बोल सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़े हैं ये सर्विस, बट येस इट्स ट्रू कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है नर्सिस का। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हैं, मतलब एक एज लिमिट है आपकी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी एंट्री लेने की एज लिमिट है कि आप इस एज तक ही टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका तब तक क्लियर नहीं हुआ देन यू हैव टू सर्व इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, जहाँ पर बोला जाता है। आई हैवंट सर्व्ड इन प्राइवेट सेक्टर कभी भी, बट मैंने सुना है बहुत ज़्यादा कि आपसे बहुत मतलब इन कंपैरिजन टू योर सैलरी काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है। तो मे बी वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सारे लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर का क्लियर नहीं कर पाते ना। तो एक एज के बाद फिर आपको मतलब आप एज भी हो रहे हो, आपकी जो फिज़िकल कैपेबिलिटी है चीज़ों को हैंडल करने की, मेंटली आप एक होता है ना, आप मेंटल एक्सर्शन फिज़िकल एक्सर्शन झेलने की आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन हो रही है। आप एज्ड हो रहे हो बट आपको काम उतना ही करना है और एक सैलरी कम मिल रही है आपको प्राइवेट सेक्टर में। तो एक स्टेज आ जाती है जब आपको लगता है कि ठीक है मेरे पास स्किल्स हैं, मुझे यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, मुझे काम भी ज़्यादा है, तो हो सकता है वो चूज़ करते हैं वहाँ पर माइग्रेट। तो जैसे हमने डॉक्टर्स का सुना है कि वो स्पेशलाइजेशन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, या तो ऐसे ही नर्सिस में भी होते हैं, क्योंकि नर्सिस तो हमने सिर्फ नर्सिस सुना है। क्या वो भी स्पेशली उस एक डिपार्टमेंट के लिए ट्रेन होते हैं या वो कॉन्सेप्ट नहीं है अभी? डेफिनेटली होते हैं। यही मैंने आपको बोला कि पता नहीं है लोगों को। इवन मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो नर्सिंग प्रोफेशन है ये भी नहीं पता था आने से पहले। तो वही बात है कि आपको एनलाइटमेंट नहीं है उस चीज़ का। जब आप एक बार आते हो या फिर आप जानने की कोशिश करते हो तब आपको पता चलता है। आईसीयू नर्सेज अलग होते हैं, कार्डियोलॉजी की अलग नर्स होती है जो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, न्यूरो की अलग होती है, हर चीज़ की होती है, ट्रॉमा की अलग नर्स है, इमरजेंसी नर्स अलग है। तो माइग्रेशन में एक ये भी चीज़ है कि आप बाहर अगर जाते हो तो आपको एज़ पर योर स्पेशलिटी आपको पैसे मिलते हैं। जॉब रोल भी डिफरेंट होता है, जैसे कार्डियो की, न्यूरो की और इमरजेंसी नर्स जो होते हैं एंड आईसीयू नर्स, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड माने जाते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सबसे ज़्यादा स्किल्ड नर्स माने जाते हैं। तो बाहर आपको अगर आप इन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हो तो आपको ज़्यादा पैसा भी मिलता है। और वहाँ पर एक बाहर ये भी है कि जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हॉस्पिटल में हो, देन यू आर नॉट अलाउड टू वर्क प्राइवेट सेक्टर में या फिर अपना कुछ खोल के, अपना क्लिनिक खोल के या जो भी है, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। बट अब्रॉड में ये कंसेप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने एक हॉस्पिटल में सर्व किया, कल मेरा ऑफ है, तो आई एम अलाउड टू गो टू अनदर हॉस्पिटल उस दिन के लिए। वहाँ पर एक चेकलिस्ट होती है कि इस हॉस्पिटल में इतनी लोगों की ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाकर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। वहाँ पर प्रोबेबली इसलिए होता है क्योंकि पर आवर आपको पेमेंट मिल रही है एक तो, डेफिनेटली। दूसरा वहाँ पर ये वाला मतलब ज़्यादा मॉनिटर आप कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा आप लोगों को छूट देते हो यहाँ पर, तो एक तो वैसी स्ट्रेस है, और दूसरा फिर वो अगर उसको यूज़ करने के लिए पैसे के चक्कर में अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज वाली वो शिफ्ट छोड़ के जा रहे हैं, तो वो फिर मॉनिटर कैसे करोगे, क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो हमारे पास वो अगर वो मॉनिटर करने वाला हमारे पास चीज़ ठीक हो जाएगी, आर्ली पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डेफिनेटली, तो शायद हम भी कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग दैट आई फील कि यहाँ पर मुझे जो फील होता है वो है कि आप एक टाइम के बाद स्टक हो जाते हो। आपने बीएससी करी, मास्टर्स कर ली, अब आप स्पेशलाइज्ड नर्स हो, ठीक है, आप नाउ यू आर स्टक। अगर आप बेड साइड हो तो आप एक ही पोस्ट पर ऑलमोस्ट आपकी आधे से ज़्यादा जो भी आपका सर्विंग टाइम है वो आप निकाल दोगे। एक क्राइटेरिया कि आपका प्रमोशन 10 साल बाद ही होगा या 15 साल बाद ही होगा, ठीक है। बट वहाँ पर क्या होता है कि आप स्पेशलाइज्ड हो,
बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं पैरेलल में। आप कोर्स करो, आपने वो सर्टिफिकेट लिया, नाउ यू आर सर्टिफाइड फॉर वन मोर थिंग। अब उस चीज़ के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बूस्ट करने का काम करती हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाते हो एक टाइम के बाद। तो आपके हिसाब से आपने एक्सपीरियंस जो किया अभी तक, हम ओवरऑल में हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हम ऐसी क्या मेजर या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें सुधार सकते हैं जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स का, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड में हमने टाइम देखा उनका, हम तो वो कैसे ज़्यादा मॉरली बूस्टअप रहेंगे इन चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा वो स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। वर्कलोड डायरेक्टली कनेक्टेड है पेशेंट लोड से। तो हम जब किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बेस्ट माना जाता है एंड दैट इन्वॉल्व्स अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस। तो इट हैज़ टू थिंग्स कि आप किसी चीज़ को होने ही मत दो, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन चीज़ों को ख़त्म कर दो, किसी चीज़ को होने से बचा लो, प्रिवेंट कर लो आप। अगर हो रही है तो अर्ली स्टेज में उसको एक्नॉलेज करो और उसका ट्रीटमेंट कराओ। तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी है, आप कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करो, ठीक है। जो भी रिस्क फैक्टर्स आपको लगते हैं आपकी लाइफ में हैं, आप उन चीज़ों को कम करो। तो आप ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहे हो बहुत सारी डिजीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे जैसे एज होते हो, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां आती हैं। तो ये सारी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। एक हद तक आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो बाय मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल। तो वो आप चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो, इन चीज़ों को होने से बचा सकते हो, प्रिवेंशन। अगर आपको कुछ भी, एक होता है सेकंड स्टेप इसमें स्क्रीनिंग। डिस्पेंसरीज़ में जाके, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही खर्च करने हैं, डिस्पेंसरीज़ में जाके आप बेसिक चेकअप्स करा सकते हो अपने सारे। तो रूटीन चेकअप्स कराते रहो, तो जैसे ही कोई चेंजेस आएंगे रिपोर्ट में आपको पता लग जाएगा। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को करानी चाहिए। रूटीन चेकअप कराइए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कुछ नहीं भी हो रहा फिर भी करिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक बहुत बड़ी चीज़ को होने से प्रिवेंट कर रहे हो। कुछ चेंज आया, आपने तुरंत अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो वो एक बहुत बेकार स्टेज में जाने से बच जाएगी वो चीज़। तो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करके हम कर सकते हैं। ओके। तो इसमें आपने बताया कि मेडिकल चेकअप्स हमें कराने चाहिए, तो आइडियली हमें कितने कितने टाइम बाद कराने चाहिए और आप क्या सजेस्ट करते हो कि कहाँ से कराने चाहिए? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग, अगर मेरे को बुखार है कुछ है, तो फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, बोलते हैं वो वाली गोली दे देना, या मेरे को बुखार है तो तू बता दे क्या देना है। तो अगर हमें रेगुलर चेकअप्स कराने हैं तो कहाँ से कराने चाहिए और कितने ड्यूरेशन में? आइडियली ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर महीने कराओ या 1 साल में कराओ। ज़्यादा अगर आपको है, आप ठीक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप 6 मंथ में करा सकते हो एक बार। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में ऐसे करा सकते हो। या फिर डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि आपको इतने इतने ड्यूरेशन में कराते रहना चाहिए। दे विल रिकमेंड यू। आप ओपीडीज़ में करा सकते हो, नॉर्मल ओपीडीज़ में जाके कराओ। मोहल्ला क्लिनिक्स हैं दिल्ली में, तो वहाँ से करा लो, डिस्पेंसरीज से करा लो। तो रूटीन चेकअप्स करा सकते हैं आप। स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो ओल्ड एज पीपल है उनको तो डेफिनेटली ये चेकअप्स कराने चाहिए, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू ऑल द डिजीज़ जो भी आप एक एज लिमिट क्रॉस होने के बाद आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं और जो कि प्रिवेंटेबल भी हैं, तो वो करा सकते हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेरी और कि सर्दी आते ही ओल्ड पीपल को बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती हैं और हम देखते हैं ज़्यादातर जो ओल्ड पीपल की डेथ्स होती हैं वो सर्दियों में होती हैं। आपके हिसाब से अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं या ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए सर्दियाँ आने से पहले फॉर ओल्ड पीपल कि हम रेडी भी हों किसी भी सिचुएशन के लिए और दूसरा उनको तकलीफ़ कम हो? ओके, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। मोस्टली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, मतलब जैसे हम मेडिकल प्रोफेशनल्स आपस में बात करते हैं, तो हम लोगों का एक होता है कि ओके, अगर अभी साल का ये टाइम चल रहा है तो ये वाले पेशेंट आएंगे, ये टाइम चल रहा है तो ये वाले पेशेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दिवाली है,
पी के लोग आएंगे बर्न के केसेस ज़्यादा आएंगे। डिज़ास्टर की यूनिट्स भी बनती हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे, अलग अलग टीम बनाई जाती हैं। मतलब नॉर्मल आ रहे हैं जो भी इमरजेंसी में रश है वो है, बट अलग से डिज़ास्टर्स टीम बनाई जाती है टू डील दैट एक्स्ट्रा लोड जो भी फेस्टिवल्स की वजह से आएगा। पेशेंट के रिलेटिव्स लेके आते हैं, बोलते हैं रात को सोए थे ठीक, सुबह सोते रह गए। और फिर उनकी हिस्ट्री देखो तो उनको लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई सांस लेने की बीमारी होती है, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, COPD एक डिज़ीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो भी, उसके पेशेंट्स होते हैं। फिर उनसे पूछिए तो मैक्सिमम केसेस में यही निकलता है कि हाँ इनको बीमारी थी बट दवाई नहीं ले रहे थे, खुद से छोड़ दी थी, ऐसी चीज़ें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी आ रही है, तो आप जिन भी मेडिकेशंस पर हैं वो बीच में जाके आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपकी डोज़ कम होनी है, बढ़नी है, दवाई चेंज होनी है। BP की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल BP की बीमारी है आपको, तो ये भी देखा है कि 3-3 4-4 साल पेशेंट एक बार डॉक्टर से BP की गोली लिखवा ली, 3-4 साल तक दोबारा कंसल्ट ही नहीं किया, वही एक गोली एक डोज वही खा रहे हैं। अब उससे आराम हो रहा है नहीं हो रहा डजेंट मैटर, बट वो खा रहे हैं। अब किसी दिन एकदम BP शूट अप हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो लापरवाही यहाँ से होती है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कोई भी ऐसा फैक्टर आ रहा है, तो इट्स गुड कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, जो भी रिवीजन है, जो भी आपके ट्रीटमेंट में रिवीजन होना होगा वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। तो एम्बुलेंसेस में हम कई बार कॉल करते हैं, मेरे को अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना तो मना कर देते हैं कुछ एम्बुलेंसेस वाले, और फिर हमें या तो वेट करना पड़ता है, अपनी दूसरों की गाड़ी लेनी पड़ती है, या प्राइवेट में किसी को पकड़ के ज़्यादा पैसे, मुँह बोले पैसे दे के करना पड़ता है। तो इसका कोई इलाज है? अगर मेरे को गवर्नमेंट एम्बुलेंस की सर्विस चाहिए और इंटर स्टेट मूवमेंट करना है? डेफिनेटली गवर्नमेंट एम्बुलेंस के लिए आप 102 पे कॉल करो, 108 पर कॉल करो। दो अलग नंबर हैं, मीन्स दोनों अलग टाइप की एम्बुलेंस है। जो 102 है वो एम्बुलेंस इज़ फॉर बेसिक सर्विसेज। बेसिकली ये एम्बुलेंस स्टार्ट करी गई थी फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स, एल्डरली पीपल और न्यूबॉर्न्स के लिए। तो इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। जो 108 वाली एम्बुलेंस है वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड है, उसमें AED और वेंटिलेटर्स, जो भी एडवांस सप्लाईज होती हैं वो होती हैं उसमें। तो NHM के अंडर, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंडर आप 102 या 108 में किसी में भी कॉल करके इंटर स्टेट मोबिलाइजेशन हो सकता है, उसमें आपको कोई मना नहीं करेगा। तो ये NHM की अलग से डिवोटेड कुछ हैं इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए, NHM की जो एम्बुलेंसेज हैं, तो ये फैसिलिटी है। तो उसमें कोई अगर मना करता है, आपको दिखाता है कि नहीं हो सकता, तो क्या करना चाहिए हमें? जब आप कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए तो एक नंबर जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कॉल किया तो वहाँ पर एक ऑलरेडी कॉल करते ही नंबर जनरेट हो जाएगा कि ठीक है इस नंबर से कॉल आया था, एम्बुलेंस के लिए आया था। तो आपके पास तो नहीं आएगा वो नंबर, बट आपके पास प्रूफ तो है ना कि मैंने कॉल किया था इतने बजे। तो वो प्रूफ लेके वहाँ से जो भी ID जनरेट हुई है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है कि किसने मना किया, क्यों मना किया, क्या प्रॉब्लम थी, तो बाद में सॉल्व हो सकती हैं चीज़ें। बट यस, ये फैसिलिटी है, आप कर सकते हो NHM वाली एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंसेस का आपको इसका आइडिया है कि पेमेंट कैसे करना होता है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्बुलेंस में मैं लाया हूँ तो कई बार ऐसे लोग करते हैं एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स कि पेशेंट को रखते ही स्टेशन पहुँचने से पहले जहाँ उनको पहुँचाना है, पैसे वैसे की कैश में ट्रांजैक्शन करके और फिर आपको छोड़ देते हैं वहाँ पर। तो क्या है, कहाँ पेमेंट होनी चाहिए? डिजिटल मेथड है कोई? अब पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, एम्बुलेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 102, 108 कैट्स एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तीनों, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होके करना होगा ना। अगर आपको पता होना चाहिए कि मैंने गवर्नमेंट एम्बुलेंस करी और मुझे पैसे नहीं देने हैं। अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो आप उसका ID मांगो, उसका नंबर होगा, वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उस पर्सन का। तो ये डेफिनेटली कुछ भी काम है तो करप्शन भी साथ में चलता है, हर चीज़ का इंडिया में जुगाड़ होता है। बट वही है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट करो, उस पर एक्शन किया जाएगा। बाकी एम्बुलेंसेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, गवर्नमेंट एम्बुलेंसेस।
तो लास्ट क्वेश्चन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन ओवरऑल, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जो एस्पायर कर रहा है नर्स बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए, तो क्या मैसेज रहेगा आपको रियलिटी वाला कि ऐसी सी चीज़ें भी होती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आना, बट ऐसी भी होती हैं? या डेफिनेटली हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी नेगेटिव्स हैं। आपकी बहुत कॉमनली बोलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बचती, 10 साल हो जाते हैं आपको पढ़ाई करते करते, देन यू स्टार्ट टू अर्न आफ्टर 10 ईयर्स, ये सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऑन द अनदर एस्पेक्ट आपके पास रिस्पेक्ट होती है, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होते हो, वो सारी चीज़ें में। तो सेम फॉर नर्सिंग, नेगेटिव चीज़ें इतनी नहीं हैं जितनी बोली जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल में पता ही नहीं कि करना क्या है। एक्चुअल में वो वाली इमेज है जो पहले थी, बट नर्सिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। नर्सेज सारा वो काम करती हैं डेफिनेटली जो डॉक्टर्स भी करते हैं, बट एक लेवल है कि यहाँ तक नर्स करेगी, इसके बाद डॉक्टर हैंडल करेगा। तो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। रही बात रिस्पेक्ट की, वो आपके काम से आती है एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जब आप डिस्चार्ज करते हो किसी पेशेंट को और वो बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारी जान बची या आपने हमारी इतनी केयर करी। आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन वर्ड्स। वो सच में एक, जब आप एक लाइन सुनते हो ना, वो चीज़ अलग होती है, आपके अंदर एक अलग पावर आ जाती है उस टाइम, अगर आप पूरे एग्जॉस्ट हो। बट अगर सामने से रिलेटिव या पेशेंट ऐसे बोलते, आप डेफिनेटली 4-5 घंटे और उछल कर काम कर सकते हो। तो वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं टू गेट दैट फीलिंग कि हाँ, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, किसी की जान बचा रहे हो, आप एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में हो। तो रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, आपका काम अच्छा है, आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगी, सैलरी अच्छी है ही और पर्सनल लाइफ के लिए खूब टाइम है। आपकी वर्किंग आवर्स, शिफ्ट आवर्स होती हैं, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा आपको, क्योंकि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट्स होती हैं। तो थोड़ा सा वो जो आपका रिदम होता है, रूटीन होता है, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है ड्यू टू डिफरेंट टाइमिंग्स। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होगा।